तो हम जानेंगे पहले की चित्रकला क्या होती है, फिर उसके कुछ अंग, फिर भारत में विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे भारत में चित्रकला चली, क्या क्या चीजें हुई। तो चित्रकला का मतलब आप लोगों को भी पता है। चित्रकला एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मानव अपने भावों को प्रकट कर सकता है, अपने भावों को प्रकट कर सकता है। अगर किसी का चित्र थोड़ा सा खुश है तो हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा सुखी है। थोड़ा सा दुखी जैसा चित्र है, मुंह लटका हुआ है, तो हम देख सकते हैं थोड़ा सा दुखी हो। तो मानव का जो इतिहास है काफी प्राचीन काल से रहा है। और जब बिग बैंग हुआ, पूरी दुनिया का निर्माण हुआ, उसके बाद मानव का विकास हुआ। अन्य जानवरों की तरह हम भी एक एनिमल थे। धीरे धीरे मानव जंगलों में रहने लग गया और जंगलों से धीरे धीरे उसने शिकार करना सीखा। और शिकार के बाद उसे अपनी भाषा को या अपनी चीजों को व्यक्त करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ी, जिनमें से एक था भाषा, दूसरा था चित्र। आप देखेंगे बहुत सारी भाषाएं दुनिया में ऐसी हैं, आज की आधुनिक भाषाएं, जो चित्रात्मक हैं, मतलब चित्र के माध्यम से सारी चीजें बताती है। तो यहीं से चित्रकला का ओरिजिन हुआ। और शुरुआत में जंगलों में भी बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे सिंबल के रूप में, कि इधर से डायरेक्शन है, इधर जा सकते हैं, या एक दूसरे को कोई बात कहनी है या कोई संकेत देना है, उसके लिए भी चित्र यूज किए जाते थे। और चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं दुनिया क्या है या मोक्ष। जैसे अकबर कहते थे कि भाई एक चित्रकार इस जीवन के बारे में सबसे अच्छी चीजें बताता है। और सबसे अच्छी चीज ये है, हम इंसान कितनी भी कोशिश कर लें, कोई ऐसा इंसान नहीं बना सकते जिसमें जीवन है। चित्रकार अच्छे से अच्छा फोटो बना सकता है लेकिन उसमें जीवन नहीं डाल सकता, सांसें नहीं डाल सकता, जो हमारी लिमिटेशन को दिखाती है। और जबकि हम एक ऐसे चित्र हैं जिनके अंदर जीवन भी है। और फिर उसके बाद चित्रकला के अलग अलग अंग से आप चित्र की स्थिति को जान सकते हो। भारत में चित्रकला का विकास कहीं ना कहीं धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। जो हमारे रिलीजन में चीजें होती थी, उसी से भारत में चित्रकला का भी विकास हुआ। और चित्रकला के कुछ प्रमुख अंगों में पहला है रूप भेद। मतलब भारत की जो चित्रकला है उसमें रेखाओं का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। तो रेखाओं का जो उपयोग करते हैं चित्रों में, उससे हमें पता चलता है कि किस रूप में। कई बार हमारे चित्रों में ऐसे ट्रायंगल का यूज किया जाता है, कई बार आप देखेंगे सितारों का यूज किया जाता है। तो किस तरीके से किस किस चीज को रखा, उसी को हम क्या कहते हैं, रूप भेद। और हम लोग इसकी आकृति देखकर पहचान सकते हैं कि चित्र किससे जुड़ा हुआ है। चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, सूर्य से जुड़ा हुआ है, या किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। और भी जैसे हम रूप के लिए चीजें यूज करते हैं, धार्मिक रूप से सातिया बनाते हैं, ये भी एक रूप भेद का उदाहरण है, या ओम का चित्र बनाते हैं। दूसरा होता है प्रमाण। प्रमाण मतलब जिससे हमें विवरण मिलता है चित्र के बारे में, कि किस कथा से, क्या इसमें प्रेम कहानी है, या इसमें किसी युद्ध का चित्र है। अगर किसी के हाथों में हथियार है तो उससे हम जान सकते हैं कि युद्ध का चित्र है। हाथों में अगर गुलाब है तो हम जान सकते हैं भाई प्रेम का चित्र है।
तो उसका विवरण कैसे हमें पता चलता है, और साथ में उसके लंबाई चौड़ाई से आप एक चीज और जान सकते हो कि ये भगवान का चित्र है या मानव का। या तो मानव का चित्र बनेगा, या भगवान का बनेगा, या पशु पक्षी का चित्र बनेगा। उसके आकार, उसकी स्थिति से आप ये सारी चीजें जान सकते हो। और अगली एक और चीज जो चित्रकार हमें दिखाता है वो है भाव, मनोदशा, कैसी स्थिति में चित्र बनाया गया है। हमारे भी बहुत सारे पिक्चर होते हैं, कई बार खुशी के मौके पर चित्र होता है, कई बार दुख के मौके पर चित्र होता है। तो आप चित्र को देख के बता सकते हो कि ये खुश है या दुखी है। तो चित्र हमें कहीं ना कहीं अंदर चलने वाले विचारों के बारे में पता चलता है। और भाव एक तरीके से जो हमें दिखाता है कि सौंदर्यता कितनी है, मन के अंदर क्या चल रहा है। मतलब भाव एक तरीके से अंदर के मन की बात को बताता है। और जो बाहर हम पोज, अलग अलग पोज में जो फोटो खिंचवाते हैं, उससे जो हमारी चीजें पड़ती हैं उसे कहते हैं लावण्य। मतलब अपने जो पोज अलग अलग पोजीशन में दिए, कभी खुशी का पोज दिया, कभी लव का पोज दिया, तो ये हमारे बाहर के सौंदर्य को दिखाता है कि बाहर तो हम ठीक है, लेकिन अंदर जो चीजें हैं वो आपकी भावना से दिखती है, लावण्य भाव से। और कई बार कुछ चीजों से तुलना की जाती है, जैसे चांद से तुलना कर दी, जिसे हम कहते हैं सदृश योजना। मतलब अगर आप चांद से तुलना कर रहे हो किसी के चेहरे की, ऐसा हो सकता है ना कि एक तरफ एक खूबसूरत चेहरा बनाया जाए, दूसरी तरफ एक चांद भी बना दिया जाए। एक तरफ आंधी तूफान है, वहां पर एक इंसान है। उस आंधी तूफान से आप पता कर सकते हो कि ये मुसीबत की जगह है। साथ में काफी ज्यादा अंधेरा है, ब्लैक ब्लैक है, उसको भी आप मुसीबत से। फिर सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी जब आएगी, उससे आप समझ जाओगे कि हाँ भाई, इसके जीवन में अब सब उजियारा हो गया है, सब चीजें हो गई। ऐसे चित्र के अलग अलग अंग, इसके बारे में वैसे पूछा कम जाता है, बस इसलिए जानना होता है कि चित्रकला या चित्रकार जिन चीजों को ध्यान रखता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और जैसे पूरी दुनिया में चित्रकला का विकास हुआ, ऐसे ही भारत में भी चित्रकला का विकास हुआ। और भारत में चित्रकला हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, इससे काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो आपको ज्यादातर जो भारत में चित्र दिखेंगे वो हमारी धार्मिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म में जो चीजें हैं, जो हमारी कहानियां हैं, रामायण महाभारत, उससे जुड़े हुए चित्र आपको दिखेंगे। और सबसे पहला जो काल था, प्राचीन काल, जो हमारे पूर्वजों का काल था, और सबसे पहला काल जब इतिहास नहीं लिखा गया, चित्रों के माध्यम से हम सारी चीजें जानते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। मतलब जहां लिपि का विकास नहीं हुआ अभी। ये एक ऐसा काल होता है जहां पर अभी लिपि नहीं बनी है। लिपि मतलब जिससे हम लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो क्या, देवनागरी लिपि, स्क्रिप्ट। प्रागैतिहासिक काल में हमें कुछ चीजें दिखती है, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहा करते थे और इनका जो आवास था वो चट्टानों में हुआ करता था। तो इन चट्टानों के अंदर ही ये लोग कुछ चीजें बना के गए हैं, उससे हमें सारी चीजें पता चलती है। जैसे एमपी में एक चट्टान मिलती है हमें भीमबेटका, इसके बारे में पूछा जाता है। भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश, भारत के हार्ट में, मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट या दिल कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल बीच में पड़ता है। भीमबेटका
गुफाओं के अंदर, और इस भीमबेटका गुफा के पास में ही आदमगढ़, ये भी एमपी के अंदर गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश। इन गुफाओं में हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं। वहां पर क्या है, स्टिक की तरह इंसान को बनाया गया है। ऐसे इंसान है, फिर उस नीचे इंसान है, ऐसे बना दिया बस। बहुत सारे इंसान एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, उससे हमें दिख रहा है कि भाई ये लोग समूह में रहते थे। तो ऐसे लगता है जैसे माचिस की स्टिक की तरह इंसानों को बनाया जाता हो। तो शुरुआत में ऐसा ही एक तरीके से चित्र हमें भीमबेटका में दिखता है। और साथ में इन्होंने कुछ जानवर दिखाए हैं, और एक जानवर है और कुछ लोगों के पास भाला है, और ये लोग इस जानवर को मार रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल के लोग हंटिंग किया करते थे या शिकारी थे। तो हम चित्र से पहचान सकते हैं कि प्राचीन काल के लोग शिकारी थे और समूह में रहते थे, कि शिकार करने के लिए एक साथ रहना पड़ेगा, वरना आपको जिसका शिकार करने जा रहे हो वो ही खा जाएगा। तो इनके जीवन का या खाद्य का सबसे बड़ा जो तरीका था वो था शिकार। और इनके अलग अलग जो चीजें हैं वो हमें दिखती है। साथ में इंसानों के चित्र में भी कुछ भेद था। महिलाओं के जो चित्र होते थे उनमें बाल भी दिखाए जाते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग महिला और पुरुष दोनों में भेद जानते थे। महिला पुरुष का भेद इन्हें ज्ञात था, तभी मानव के चित्र में ये दो चीजें अलग, एक में बाल एक में बाल नहीं। और ये लोग समूह में रहते थे, ये हमें दिख ही रहा है, साथ में मिलके रहते थे। साथ में अलग अलग चित्र, जैसे हमें एक जगह शेर का चित्र मिला है, इसका मतलब ये शेर लोग जानते होंगे, तभी तो चित्र बनाया। साथ में कुत्ता का चित्र, इनका एक पालतू जानवर, प्राचीन काल से ही कुत्ता इंसान के साथ रहा है। साथ में हाथी का चित्र, ये भी हमें दिखता है। तो इन्होंने जो जो जानवर देखे उनका चित्र भी इन्होंने बनाया। और भीमबेटका केव हमारी राष्ट्रीय विरासत स्थल है, इसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए हमारी सरकार इसको बचाने की कोशिश करती है। हमारे देश में ऐसे अधिनियम हैं जिनके द्वारा हम विरासत का संरक्षण कर सकते हैं। 1958 में एक आया अधिनियम, इस विरासत का संरक्षण करता है। और कई बार तो हमें एक ही चित्र के ऊपर अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि वहां अलग अलग समय में अलग अलग कबीला रहा करते थे। और साथ में ये कलर कैसे बनाते थे, तो पत्थर को घिस के बना देते थे, कई बार लकड़ी, जली हुई लकड़ी, उससे लिख देते थे। ये सारी चीजें हमें इसमें दिखती हैं। और यूनेस्को एक संस्था है, यूनेस्को, जिसका काम है विश्व की धरोहर को बचाना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व लेवल की एक संस्था है जो विरासत का संरक्षण करती है। यूनेस्को ने भी भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल, मतलब विश्व की धरोहर के रूप में इसको संरक्षण करने की बात कही। संरक्षण हमारा देश ही करता है, लेकिन कुछ ना कुछ संसाधन या कुछ पैसा हमें मिलता है। और इसके संरक्षण का हमें फायदा क्या होता है, पर्यटन भी होता है, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं देश के बाहर से। जैसे ही आपको यूनेस्को टैग मिल जाएगा उसको, तो बहुत सारे लोग वहां घूमने आएंगे, और अगर वहां घूमने आएंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश की भी आय बढ़ेगी। इसलिए हर देश चाहता है उसके वहां ज्यादा विरासत स्थल हों, और भारत इस विरासत स्थल का संरक्षण करता है। साथ में इससे हमें मानवता के बारे में जानकारी मिलती है कि इंसान की ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद
इस प्राचीन के बाद हमारे देश में पहला जो शहरीकरण हुआ सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका विकास हुआ सिंधु नदी के पास। और पंजाब, कुछ एरिया पाकिस्तान के लाहौर वाला, जहां लगदी लाहौर दिया, वो गाना आपने सुना होगा, उस क्षेत्र में कुछ एरिया तक्षशिला वाला, इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और ये भारत का पहला नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है जब कोई गांव, इंसान की सबसे पहली जरूरत होती है खाना, और फिर धीरे धीरे जब गांव की जरूरत पूरी हो जाती है, मान लीजिए इस गांव में 100 लोग रहते थे, तो हो सकता है आलू से चिप्स बनाने लग जाए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में चले जाए, कुछ लोग सेवा क्षेत्र में चले जाएंगे, और फिर इससे बनता है शहर। और जब शहरों का एक समूह आपको दिख जाता है, बहुत सारे शहर छोटे छोटे मिल जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सभ्यता या सिविलाइजेशन, नगरीकरण। तो भारत का पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, जहां हमारे यहाँ एक साथ बहुत सारे शहर, इसमें एक फेमस है हड़प्पा, इसका नाम आपने सुना होगा, साथ में इसके पास ही लोथल गुजरात के अंदर, ये कुछ फेमस शहर जो उस समय भारत में विकसित हुए। और हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी या सिंधु घाटी सभ्यता काफी ज्यादा फेमस थी, यहाँ के लोग बहुत नॉलेज वाले थे, साफ सफाई के मामले में एकदम एक्सपर्ट। इनके राजा को झाड़ू लगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, जैसे हमारे राजा को पड़ते कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है कि स्वच्छ भारत अभियान चला। इनके यहाँ के लोग बहुत स्वच्छता के साथ रहते, तकनीक के मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट, और मेक इन इंडिया इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचारित किया दुनिया में। हम अभी 2 से 3% बस ट्रेड करते हैं दुनिया में, ये लोग 20% के आसपास करते थे, 1/5 दुनिया का। तो मतलब अगर आपने दुनिया के 100 प्रोडक्ट उठाए, उसमें से 20 सिंधु घाटी के होंगे, तो आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा सक्षम। इसी वजह से इनके यहाँ भी कलाकारों को थोड़ा सा मौका मिला, और उन कलाकारों ने कुछ चित्र बनाए। तो इस सभ्यता में भी हमें चित्र दिखते हैं, और ये चित्र इनके बर्तनों पर आपको दिखेंगे। कल हमने जाना कि भाई बर्तन अलग अलग प्रकार के होते हैं, पहले शुरुआती जो थे बहुत सिंपल, दूसरे में बर्तन के ऊपर रंगाई होने लगी, पॉलिश होने लगी, कुछ फूल या कुछ चीजें बनाई जाने लगी, तो इनके बर्तनों के ऊपर हमें कुछ चित्र दिखते हैं। साथ में मोहरे ये यूज करते थे, जिसे हम कहते हैं सील। इसे आप देखेंगे हर कंपनी का एक स्टाम्प होता है, ऐसे ही इनका भी एक मोहर होता था, जो एक पहचान पत्र की तरह काम करता था कि आप किसी राज्य में घुस रहे हैं तो आपके पास वो सील होनी चाहिए, वरना आप उस राज्य के नागरिक नहीं है। ये सारी चीजें इनके यहाँ हमें दिखती हैं। और साथ में इनके यहाँ पशु और प्रकृति की पूजा भी की जाती थी, उसके लिए भी कुछ चित्र बनते थे। हमें एक चित्र पशुपति शिव का दिखता है। पशुपति शिव माना जाता है भारतीय परंपरा में शिव जी सबसे पुराने
एक तरीके से देवता है, जिसका जिक्र हमें सिंधु घाटी के लोगों के यहाँ दिखता है। इनका पूरा जो चरित्र है वो इंसान की तरह, बस सिर जो है वो पशुओं की तरह है और उसके सींग निकले हुए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पशुपति शिव। क्योंकि इनके यहाँ भी पशुपालन काफी था, लेकिन ये लोग व्यापारी थे। ये लोग अपने वहां कपास उगाते थे, खाने के लिए अनाज वगैरह उगाते थे, काफी ज्यादा फेमस थे। तो पशुपति शिव की मूर्ति बनना वो भी चित्रकारी का एक नमूना है। साथ में इनके यहाँ जो बर्तन है उस पे फूल पत्ती हमें दिखाई देती हैं। इससे भी पता चलता है कि हाँ भाई ये सारी चीज जानती। कई जगह हमें ज्यामिति, कहीं ट्रायंगल बना है, कहीं वर्ग बना है, कहीं आयत बना है, ये ज्यामिति भी इनके यहाँ दिखती है। इससे भी पता चलता है कि इनको चित्र बनाने आते थे। और लोथल जो गुजरात में है, और इसे दुनिया का पहला बंदरगाह या डॉकयार्ड भी कहा जाता है, लोथल गुजरात में हमें एक चीज देखने को मिली कि वहां के बर्तन पर पंचतंत्र की एक लोमड़ी, उसका चित्र बना हुआ है। हम लोगों ने सुना है कि भाई एक चालाक लोमड़ी थी, अंगूर खाने के लिए आई, तो उसी कहानी का जिक्र यहाँ पे मिलता है। और इससे हमें पता चलता है कि इनके चित्र, पशुपति शिव का चित्र मिलना ये धर्म की बात है कि इन लोगों के यहाँ भी धर्म था। पंचतंत्र की लोमड़ी जो काफी चालाक है, उसका चित्र मिलना ये गैर धार्मिक है। तो इसका मतलब इनके यहाँ धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों चित्र मिलते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों की बात करता है, और इनका चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ की कहानी कैसी रही। इनके पास स्क्रिप्ट तो है, मतलब इनके पास लिपि थी और चित्र के रूप में थी, लेकिन दिक्कत यह कि हम लोग पढ़ नहीं पाए, हम लोगों को समझ नहीं आए कहना क्या चाहते। जैसे इन्होंने बोला जंगल में मोर नाचा, इन्होंने ऐसे मोर बना दिया और फिर जंगल बना दिया। हमको समझ ही नहीं आया जंगल में मोर नाचा कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जंगल मत जाना क्योंकि वहां मोर को खतरा हो गया। मतलब हम अभी तक इनकी स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए। तो जो भी चीजें हम जानते हैं इनके चित्रों के माध्यम से जानते हैं, इनके सामानों के माध्यम से जानते हैं, इनके घरों के माध्यम से जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति इनका बचा नहीं जो हमें बता दे, क्योंकि काफी पुरानी सभ्यता है। इसलिए हम लोग चित्रों के माध्यम से या जो भी चीजें खुदाई में मिली उनके माध्यम से इनकी चीजें जानते हैं। फिर आगे चल के जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफी प्रचलित किया, और उन्हें गया में, जो कि बिहार के अंदर है, वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध काफी ज्यादा फेमस हुए। मौर्य काल में अशोक ने भी बहुत सारी चीजें इनके लिए बनवाई, और फिर आगे राजपूत शासकों ने अजंता गुफाओं के अंदर कुछ मंदिर बनवाए, और अजंता में कुछ चित्रकारी की, दीवारों पर चित्रकला, कुछ फोटो हमें दिखते हैं। एक जगह हमें दिखता है कि भाई हाथियों के झुंड को वश में कर रहे हैं बुद्ध जी। और ये सारी चीजें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ के चित्रों से हमें उस समय की कहानियां पता चलती हैं। और यहाँ पर जो चित्र हैं वो कैसे, भित्ति मतलब दीवार, भित्ति मतलब होता है अंदर, तो दीवार पे जो चित्र बनते हैं उसी को कहते हैं भित्ति चित्र। तो अजंता की गुफाओं में राजपूत शासकों ने उस समय गुफाओं को पहले नीचे से तराशा, काटा, ऊपर पूरी चट्टान है,
नीचे गुफा के अंदर ये सारी चीजें बनाई। तो इसका मतलब इनके पास ऐसी तकनीक थी, तभी तो इन्होंने गुफा के अंदर ये सारी चीजें की। और यहाँ पर बुद्ध की जन्म की कहानी, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सारी बातें साथ में दिखाया गया है कि एक महिला है, उसके घर से एक बच्चे का निर्माण हो रहा है और उस बच्चे का नाम बुद्ध है। फिर साथ में एक बार एक साधु ने बताया इनके बच्चे का हाथ पढ़ के कि भाई ये तो संत बनेगा। तो राजा घबरा गए, अकेला बेटा था, अगर ये संत बनेगा तो राजपाट कौन संभालेगा। दिक्कत ये थी, इसलिए उन्होंने दुनिया की जितनी भी खुशी हो सकती थी वो अपने बच्चे को दी और उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं देखने दिया जिससे उनका दिल टूटे। फिर उनकी जल्दी शादी करवा दी। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए। तो उनके पिताजी को लगा अब कहाँ संत बनेगा। फिर ऐसे ही एक दिन ये परेशान थे तो रात को अपने सारथी को लेके निकल गए। फिर उन्होंने देखा एक आदमी है, वो ऐसे डंडा लेके जा रहा है झुकते हुए। तो सारथी से पूछते हैं ये कौन है। अरे सर ये बुजुर्ग महिला है। बुजुर्ग महिला है मतलब ये जवान थी पहले। बोले हाँ। तो मुझे भी बुजुर्ग होना, बिल्कुल सबको होना है। तो उनके जीवन में तीन चीजें हुई, एक तो बुजुर्ग महिला को देखे और फिर उन्हें समझ आया जब ये देश समाप्त हो जानी है तो इस जीवन में रह के क्या फायदा, शानो शौकत। फिर उसके बाद आगे उन्होंने देखा एक व्यक्ति थोड़ा सा चिल्लाता हुआ जा रहा है, कुछ लोग उसको पकड़ के ले जा रहे हैं और उसके पूरे शरीर पे बहुत सारी घमौरिया टाइप का बहुत सारे चीजें हो रही है, उसकी हालत बहुत खराब है। फिर दोबारा तुमने सारथी से पूछते ये क्या है। अरे सर इसका बीमार है, ये बीमार आदमी है। बोलते मैं भी बीमार होता हूँ। बोलती हाँ आप भी बीमार होंगे। फिर वो बोलते इस देह का क्या फायदा। फिर आगे चल के एक और वो देखते हैं, चार आदमी राम राम सत्य करते हुए एक आदमी को लेके जा रहे हैं। बोले ये क्या है। अरे इसकी मृत्यु हो गई। फिर बुद्ध जी बोलते हैं मेरी भी होगी। बोले और किसकी, तुम्हारी क्यों नहीं होगी। इन तीन चीजों से उन्हें सबक मिला और फिर उसके बाद उस दिन के बाद एक दिन रात को वो निकले और उनका हृदय पूरा परिवर्तन हुआ और उन्हें घर का त्याग कर दिया। इसी को कहते हैं गृह त्याग। वो संत के रास्ते पे निकल गए, अपने सत्य की खोज में निकल गए। और इस गृह त्याग की मूर्तियां और कलाकृति हमें अजंता की गुफाओं में दिखती है कि कैसे उन्होंने ये सारी चीजें सुनी और उसके बाद उनका मन हुआ कि जब जीवन में कुछ है ही नहीं तो यहां मैं क्यों हूं, मुझे अपने सत्य को खोजना है। और फिर ज्ञान की चाहत में वो निकल गए और फिर उन्होंने ज्ञान मिला गया में जाके, बोध गया बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला। पहले 10-20 साल काफी भटके, अलग अलग गुरु ढूंढे, फिर समझ आया कुछ नहीं होना। फिर ऐसे ही एक दिन नदी पार कर रहे थे, नदी का भाव ज्यादा था, खाना पीना सब छोड़ दिए थे इस चिंता में कि ज्ञान मिल ही नहीं रहा, इतने सारे गुरुओं के पास हो गए। फिर एक दिन नदी पार करते हुए उन्हें एहसास हुआ मौत का। फिर नदी पास किए, फिर समझ आया कि जो ज्ञान में सब जगह खोज रहा था वो कहीं नहीं है, वो मेरे ही अंदर है। फिर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, फिर उनको ज्ञान हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना उपदेश दिया सारनाथ में। तो उनके प्रथम उपदेश और साथ में उनके कुछ शिष्य बैठे हैं, उसका चित्र भी आपको अजंता में दिखता है। तो बुद्ध जी के जीवन की सारी कहानियों को उकेरा गया है अजंता में दीवारों पर। और ये अजंता का है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जिला है औरंगाबाद। अभी भी एक गुफाएं काफी ज्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। औरंगाबाद में ये सारे चित्र बने हुए हैं। और हुआ ये था, प्राचीन काल में चित्र बने थे तो हम लोग भूल गए थे कि कहाँ कौन सा चित्र बना है।
क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण होते थे। लेकिन बाद में एक अंग्रेज व्यक्ति, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1824 में, वो ऐसे ही शिकार करने गया था। शिकार करते करते उसका एक सामान एक खाई सी में गिर गया। तो वो अपना सामान लेने के गया, तो उसने अंदर देखा, गुफा के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। तब उसने एक तरीके से इनकी खोज की, और उस व्यक्ति का नाम था जेम्स अलेक्जेंडर। तो जेम्स अलेक्जेंडर ने फिर से इस विरासत स्थल को देखा। ये भी विश्व की धरोहर स्थल में शामिल है, और माना जाता है यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में ये सारी चित्रकारी करवाई। दूसरी सदी से शुरू हुई कहानी 7वीं सदी तक चलती है, और इसीलिए यहाँ के चित्रों में काफी विविधता दिखाई देती है। मतलब अलग अलग शासक के समय बने तो अलग अलग तरीके से बनाए गए। जैसे एक ही कॉपी में अगर फैमिली के सारे बच्चे लिखें तो उनकी राइटिंग अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही एक ही गुफा के अंदर अलग अलग तरीके के चित्र हैं, उससे हमें पता चलता है अलग अलग चीजें। फिर इसी की एक गुफा संख्या 16, उसमें एक चित्र भावना को दिखाता है, और उसमें चित्र है एक राजकुमारी का। एक राजकुमारी जिसका स्वास्थ्य काफी खराब है, और उसको इतनी घातक बीमारी लगी है कि वो बच नहीं सकती, और उसकी मरणासन, मतलब कुछ दासियां उसको पकड़े हुई हैं और वो लेटी हुई है, और बिल्कुल एकदम भावनाएं दुख होने वाली लगती है। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफाओं में, मतलब जिसने भी चित्रकार ने बनाया है, ये भावना को व्यक्त करता है, और आपको वो कहानी इमेजिन होती है जो उसके पीछे छिपी है, कि भाई इसको कितना दुख हुआ होगा जब इसका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। ऐसे चित्र भी करुणा वाले या दिल को झकझोर देने वाले, वो भी आपको अजंता की गुफाओं में दिखते हैं। और गुफा संख्या 17, उसमें तो पूरा बुद्ध जी के जीवन की सारी कथाएं कह रही है, जिन्हें हम कहते हैं जातक कथाएं। मतलब बुद्ध जी के जीवन के बारे में जो उनके फॉलोअर थे, जो उनको मानते थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। बुद्ध जी का जीवन ऐसा हुआ होगा, बुद्ध जी का जब जन्म हुआ होगा तो बिजली कड़की होगी, बादल गरजे होंगे, नदियों का पानी उफान पे होगा। ये सारी कहानियां जो हैं वो जातक कथाओं के माध्यम से की गई, और इन जातक कथाओं में बुद्ध जी के जीवन और उनकी पत्नी यशोधरा, बुद्ध जी की जो पत्नी थी यशोधरा, और उनका एक बेटा इनसे जो हुआ राहुल, उनकी दशा को भी दिखाया गया है। कैसे वो बेचारे बहुत परेशान है कि भाई राहुल का पिताजी चला गया, यशोधरा का पति चला गया, ज्ञान के उसमें उन कहानियों को, या यशोधरा को कितना दुख हुआ होगा जब उसका पति चला गया बिना उसे बताए। कई बार साहित्य की दुनिया में लिखा भी जाता है कि यशोधरा जी का मन होता है अगर उन्हें जाना ही था तो बता के ही जाते, क्या पता मैं भी उनका साथ देती इसमें, बिना बताए गए। ये मेरे साथ गलत किया। तो ये सारी कहानियां भी आपको अजंता चित्रकला में दिखती है। तो ये अजंता जो गुफा है अपने आप में चित्रों का एक पूरा समूह है, या आप म्यूजियम कह सकते हो। इसमें सारी कलाकृतियां आपको दिखती हैं। साथ में जो ऊपर वाली दीवार है उस पे भी बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, और ताज्जुब की बात ये होती है कि ये चित्र दूसरी सदी में बने, दूसरी सदी, और हम लोग अभी जिस सदी में है वो 21वीं सदी। सदी कैसे निकाला जाता है? 2023 में हमें 100 साल का मतलब एक सदी होता है, तो हमने 2000 साल जी लिए, मतलब 20 सदी हमारी गई, और 21वीं सदी के 23वें साल में हमें, तो लगभग 1900 साल इन चित्रों को हो चुके हैं। उसके बावजूद भी इन चित्रों का कलर ही फीका नहीं हो रहा है, ये अभी भी उतने क्लियर हैं जितने पहले थे।
तो बहुत सारे लोगों ने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी चीज हम भी अपने नोट्स बनाते हैं तो कुछ टाइम बाद उनकी भी स्याही धुंधली हो जाती है, ये इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तब पता चला ये लोग एक तकनीक का यूज करते थे। अजंता के चित्रों में एक तकनीक का यूज हुआ है जिसको कहते हैं फ्रेस्को तकनीक। फ्रेस्को तकनीक में क्या होता है, पहले दीवार पर पेंट किया जाता है और दीवार को अलग अलग तरीके से, या तो गाय के गोबर से या और अन्य चीजों से बार बार लेप किया जाता है, फ्रेस्को टेम्परा। तो दीवार का लेप किया गया और फिर दीवार जब थोड़ी गीली होती है उस गीलेपन के टाइम ही इसमें चित्र बना दिया जाता है, और गीली दीवार पे जब आप चित्र बनाओगे तो वो ज्यादा टाइम तक रुकेगा। और फिर इन्होंने जो कलर यूज किए वो सारे प्राकृतिक थे, आर्टिफिशियल कलर फिर भी उड़ जाता है, लेकिन प्रकृति के कलर उड़ते नहीं है। जैसे गुलाब का फूल पहले भी लाल हुआ करता था, आज भी होता है, उड़ा नहीं है उसका कलर। तो ये लोग प्राकृतिक कलर का और फ्रेस्को टेम्पेरा तकनीक का यूज करते थे। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई फ्रेस्को टेम्पेरा तकनीक किससे जुड़ी हुई है, डांस से, चित्रकला से, या म्यूजिक से, या मंदिर कला से। तो ये चित्रकला से जुड़ी हुई है जिसमें गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे, और इसके एग्जाम्पल हमें अजंता की गुफाओं में दिखते हैं। अजंता की गुफाओं में इसी तकनीक का यूज करके चित्र बनाए गए। उसके बाद हमें मध्य प्रदेश के अंदर ही इसी समय के टाइम एक और गुफा दिखती है जिसका नाम है बाघ बाघ चित्रकला। ये भी मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में गुफाओं के उसमें बनाए। और ये जो चित्रकला है एक राज्य की स्थिति को दिखाती, और इसमें इसी जीवन की बात की जाती है। मतलब जीवन को दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जो लोग इसी जीवन को सत्य मानते हैं, मतलब लौकिक, ये लोक ही सत्य है, और दूसरे लोग होते हैं जो इस जीवन को बोलते हैं ये जीवन सत्य नहीं है, जिस जीवन में हम जी रहे हैं ये एक सपना है और इस सपने को कोई और देख रहा है। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग कई बार सोते सोते सपना देखते हैं, एक्चुअल में वो हकीकत नहीं होती, लेकिन हमें सपने में भी उतना ही डर लगता है जितना हकीकत में होता है। ऐसे ही हो सकता है कोई और सपना देख रहा हो, उसका हिस्सा हम भी हैं। और दूसरा बोल रहा है अलौकिक, जो इस दुनिया से परे परे की बात करे। लेकिन जो बाल चित्रकला है वो लौकिक, इसी जीवन की बात करते, बोलते हैं ये जीवन ही सत्य है, बाहर कुछ नहीं है। और इनके यहाँ जो हमें चित्र दिखते हैं वो कुछ लोग भीड़ के साथ जा रहे हैं, जुलूस के चित्र। हो सकता है राजा के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया हो, साथ में कुछ लोग डांस कर रहे हैं, उस नृत्य का चित्र हमें दिखता है। कुछ लोग संगीत बजा रहे हैं, बैंड बाजा कुछ, उसका भी चित्र, नगाड़े वगाड़े बजा रहे हैं। साथ में मनोरंजन के लिए हाथियों की दौड़ आयोजित की जा रही है, लोग देख रहे हैं, इसका भी चित्र हमें दिखता है। साथ में कुछ पशु पक्षी, उनको भी दिखाया गया है। ये सारे चित्र हमें बाघ चित्रकला में दिखते हैं। इसलिए बोला जाता है इसमें लोक कथा या किसी मिथक का उपयोग ना करके जो वास्तविक सत्य है समाज का उसको दिखाया गया।
इसलिए बाघ चित्रकला काफी फेमस भी है कि भैया जो समय होता था उसके बारे में जानकारी अगर आपको लेनी है तो बाघ चित्रकला के चित्र देख लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे वो चीजें थी। जैसे बौद्ध चित्रकला का विकास हुआ, ऐसे ही एक और धर्म जैन, इन्होंने भी अपनी चित्रकला का विकास किया। जैन चित्रकला, ये चित्र एक तरीके से धर्म के प्रचार के भी रूप में काम करते थे। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने बड़े बड़े नेताओं का जो चित्र है वो अलग अलग जगह चिपकवाती हैं कि हमने इतना काम किया। उससे क्या होता है, पार्टी की जो पहचान है वो थोड़ी सी बढ़ती है, लोगों के मन में थोड़ी सी बातें रहती। ऐसे ही ये धार्मिक लोग भी चाहते हैं कि भैया उनका धर्म फेमस हो, लेकिन फेमस होने के लिए दिखाना तो पड़ेगा कुछ। तो जैसे बौद्ध धर्म ने किया, ऐसे ही जो जैन धर्म से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने भी चित्र बनवाए। इन्होंने 3 तरह के चित्र, एक तो भित्ति जैसे बौद्ध धर्म में थे, मतलब दीवार पर चित्र बने इनके यहां भी। दूसरा पट, पट मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा, इस पर भी चित्र बने इनके। और अगला है ताड़, ताड़ मतलब होता है पत्ता, पत्ता पे भी इन्होंने चित्र बनवाए। ये 3 शैलियां आपको जैन उसमें दिखेंगी। और जैन चित्रकला की एक खास बात, इनके यहाँ जो आंखें हैं वो काफी बड़ी बड़ी हैं। ऐसे लगता है जैसे पुरानी एक्टर जो काजल लगाती थी तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखती थी, ऐसे ही जैन चित्रकला में काफी बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं हमें। उससे पता चलता है कि भैया ये ऐसे काजल एक तरीके से लगाया जाता है, ऐसे इसकी आंखें दिखती हैं। और कई बार तो कान तक दिखाई देते, तो आंखें बड़ी 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 हैं। जैन चित्रकला की एक खास बात। फिर उन्होंने और चीजें बताएं तो इनके यहाँ जो कलर यूज करते थे वो प्राकृतिक होते थे, प्रकृति के जो कलर हैं उनको ही इन्होंने यूज किया। ज्यादातर जो पीछे का बैकग्राउंड था वो लाल या फिर कई जगह में पीला, इस रंग का उपयोग ये लोग करते थे। लाल या पीले रंग से पीछे वो सारी चीजें कर देते थे। फिर उसके बाद चित्र बनता था, पहले बैकग्राउंड बनाया उसके बाद चित्र बनाते थे। और चित्र में जो ये लोग स्याही यूज करते थे, जैन लोग भी काफी ज्यादा पैसे वाले थे, व्यापारी वर्ग काफी जुड़ा हुआ था। इनके यहाँ जो स्याही यूज करते थे वो सोने और चांदी से जड़ी होती थी, मतलब सोना चांदी मिला होता था। इसके चित्र भी इनके यहाँ दिखते हैं जैनियों के यहाँ, सोना चांदी मिला हुआ, लाल कलर, लाल कलर के बाद सोना चांदी मिला के उस पर चित्रकारी। इनके चित्रों में एक चीज और, इनके यहाँ भाव को पता करना बहुत मुश्किल है। जैन जो संत हैं उनकी भाव नहीं होते, खुशी हो या गम एक सा दिखता है, इसलिए इनके यहाँ भावना को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग कैसे पता लगाते हैं खुशी के मौके की या नहीं, तो उनकी मुद्रा स्थिति के आधार पर। अगर खुश होगा तो थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट सही जगह होगा, दुखी आदमी होता है या तो दोनों हाथों को अपने बगल में दबला देता है। तो उनकी जो हाथों की स्थिति है उससे, साथ में पीछे जो बैकग्राउंड बना है प्रकृति का,
बिजली अगर ज्यादा कड़क रही है तो इसका मतलब दुखी का, या अंधेरा है तो दुखी का, सूर्य की रोशनी आ रही है मतलब खुशी का माहौल है। इससे हम उनकी कथाओं को समझ सकते हैं। और ये लोग जो भाषा यूज करते थे वो थी अपभ्रंश। ये लोग चित्र बनाते थे और चित्र के नीचे कुछ बातें लिखते थे कि ये चित्र फलाने ढिकाने ने बनवाया, इस चित्र में ये बातें हैं, ऐसी स्थिति को दर्शाया गया। अपभ्रंश हिंदी का ही एक रूप है। हिंदी की जो कह सकते हो दादी परदादी, उनमें से एक है अपभ्रंश। फिर आगे जाके देवनागरी लिपि जो संस्कृत से आई, उसी से हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। चित्रों में कई बार जैन तीर्थंकर, इनका चित्र दिखता है। तीर्थंकर मतलब जैन संत गुरु, तीर्थ मतलब जो जीवन को पार कराने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो ज्यादातर चित्रों में जैन तीर्थंकर ही दिखते हैं। उनके साथ उनकी जो पत्नियां हैं देवी, उनको भी दर्शाया गया है। जैसे एक चित्र में हमें चक्रेश्वरी देवी, उसका जिक्र मिलता है। तो मतलब जैन में महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। और जैन चित्रकला की एक और खास बात, इन्होंने किसी राज्य का समर्थन नहीं लिया, किसी राजा का सपोर्ट नहीं लिया अपने चित्रों को बनाने में। जो भी पैसा जुटाया वो जनता से मिलकर जुटाया। इससे फायदा ये हुआ, इन्हें स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता मिलने की वजह से इस चित्रकला का काफी विकास भी हुआ। इसलिए जैन चित्रकला काफी ज्यादा फेमस भी है। आज भी हमें उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो यादें, उनको बताती। तो ये हमने चित्रकला जानी, और चित्रकला में आज हमने भीमबेटका केव, साथ में बाघ चित्रकला, अजंता जिसमें बौद्ध चित्रकला, और जैन चित्रकला, इनको जाना। अगली क्लास में मुगल चित्रकला, राजपूत चित्रकला। भारतीय परंपरा में चित्रकला का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे हर तीज त्योहार में, चाहे रंगोली हो या दीवारों पर कोई चित्र सजाना हो, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। इसलिए चित्रकला का काफी ज्यादा विकास भी हुआ है। लेकिन चित्रकला ज्यादातर जुड़ी हुई है धर्म से। धार्मिक चित्र आपको काफी ज्यादा मिलते हैं। तो ये आज की क्लास थी।